हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको सीखने को मिलेगा हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल टेकन टुगेदर, और उसके साथ साथ द एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट with respect to the CBSE board examinations. All right. So as usual, immediately अपना learning को kick start करते हैं। चलें। All right. So हमेशा की तरह हम अपने कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बट कैसे? एज अ प्रॉब्लम वॉक थ्रू, यानी कि मैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता जाऊंगा और उसी के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट सिखाता जाऊंगा, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग, राइट? अ प्रॉब्लम वॉक थ्रू। सो ध्यान देंगे, हमारे स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर आपको दिया हुआ है दिस वन, राइट? इन द गिवन फिगर द एनर्जी स्टोर्ड इन C4, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो कैपेसिटर है पैरेलल में कनेक्टेड दिस वन C4 में एनर्जी स्टोर्ड इज 27 जूल्स। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, यानी कि ये पूरा सिस्टम जो दिख रहा है जिसमें तीन कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड हैं और वो तीनों इन रिटर्न कनेक्टेड है सीरीज में विद द फोर्थ कैपेसिटर, इस पूरे सिस्टम का हमें एनर्जी स्टोर्ड कितना है वो निकालना है। और सिर्फ एक क्लू दिया हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड जो है C4 में दैट इज इक्वल टू 27 जूल्स। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर आई जंप इनटू द सॉल्यूशन, let us learn two crucial concepts which is required for solving this numerical, right? पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ये कहता है कि when capacitors are connected in series, the charge appearing on each capacitor is equal, यानी कि यहां पे फिगर मैंने ड्रॉ किया है जिसमें C1, C2 और C3 को क्या किया है? सीरीज में कनेक्ट किया। जैसे ही हम इसको किसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा? चार्जेस अपीयर होंगे ऑन द कैपेसिटर्स, राइट? सिंस दिस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर कैपेसिटेंस इज इक्वल और डिफरेंट, यानी कि इनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 कुछ डिफरेंट भी हो तो इनके प्लेट्स पे जो चार्ज जनरेट होगा वो इक्वल होगा। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्यों? क्योंकि बैटरी अगर प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से दे रही है एक कैपेसिटर प्लेट को, जिसके इन रिटर्न माइनस क्यू चार्ज उसके अलग वाले प्लेट पे जनरेट होगा, तो इसी तरह से क्या होगा? माइनस टर्मिनल वाला माइनस क्यू चार्ज देगा इस साइड वाले कैपेसिटर को, फिर इस माइनस चार्ज की वजह से इधर वाले कैपेसिटर के दूसरे प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आएगा। अगर इसको हम फिर से रीअरेंज करके बनाते चले जाए तो हम देखेंगे हर कैपेसिटर का चार्ज इन व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, पहला कॉन्सेप्ट। सो पहला कॉन्सेप्ट इज द चार्ज अपेयरिंग ऑन ईच कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, राइट? दूसरा, इन अ गिवन सर्किट, कोई भी सर्किट दिया हुआ है जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है सेवरल कैपेसिटर का, जैसा कि हमारा प्रॉब्लम में जो कनेक्शन है बिल्कुल वैसा ही है कि if in a given circuit containing several capacitors connected in series as well as in parallel, the total charge on the system is conserved, but when the system is fully charged and the current is zero, initially क्या होता है? चार्ज कंजर्व नहीं होता है। जैसे हम किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी में इनिशियली कनेक्ट करते हैं, करंट जीरो से स्टार्ट करके एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली चार्ज कैपेसिटर पे इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद एक सैचुरेशन वैल्यू पे जाता है और उसके बाद किसी भी तरह का चार्ज का फ्लो रुक जाता है, राइट? जैसे ही चार्ज हो गया कैपेसिटर, उसके बाद किसी और एडिशनल चार्ज का जनरेशन होगा। अगर फुल्ली चार्ज हो गया अगर कैपेसिटर तो नो, नाउ द सिस्टम इज फुल्ली चार्ज एंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द कैपेसिटर विल रिमेन कंजर्व्ड until and unless हम उसको क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं by connecting it to some other circuit, जो कि इस केस में है नहीं, राइट? सो आफ्टर फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर्स चार्ज विल बी कंजर्व्ड, राइट? सो अब एप्लीकेशन करेंगे हमारे सिस्टम पे, और सबसे लास्ट वाला चीज सबसे पहले समझा देता हूं। आप ये देखो कि कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया हमने, किससे? बैटरी से,
उसके बाद क्या हुआ, लेट अस से कैपिटल क्यू चार्ज पॉजिटिव फ्लो किया, राइट, इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आया, राइट, तो जस्ट इसके ऑपोजिट पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज जनरेट होगा। अब एक बात बताओ, ये माइनस क्यू प्लेट और इधर C2 C3 C4 का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लेट है वो सेम सर्किट का हिस्सा है, यानी कि सेम, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइट, चार्जेस क्या है, कनेक्टेड, कंजर्व्ड है। अगर माइनस क्यू चार्ज फ्लो करके इस कैपेसिटर के, राइट, इस प्लेट पे आ चुका है, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट चार्ज जनरेट होगा अदर कैपेसिटर्स पे, यानी कि इस कैपेसिटर C2 C3 C4 के टोटल चार्जेस को हम अगर जोड़ दें तो दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज generating on the C1 capacitor, isn't it? Why? Law of conservation of charges in electrostatics। और यही चीज तो हम अभी इससे पहले वाले इस रूल में पढ़ के आए कि देखो, नो डाउट C2 C3 C4 आपस में वो लोग पैरेलल में कनेक्टेड है, बट टेकन टुगेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ C1, यानी कि ये पूरा सिस्टम C2 C3 C4 इज कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन कंपेयर्ड विथ C1। C1 के साथ ये तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमने अभी पढ़ा कि इस पे जो चार्ज जनरेट होगा वही चार्ज सीरीज में इसके साथ जो कैपेसिटर कनेक्टेड है उसके साथ जनरेट होगा। तो इन तीनों का अगर हम इन तीनों को मिला के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर दे तो उसके ऊपर जो चार्ज जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस क्यू, इजंट इट? सो व्हाई आई एम टीचिंग दिस, सॉल्यूशन में जंप मारते हैं, उसके बाद आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा, इसका जरूरत है हमें। ओके, सो नाउ इट इज गिवन कि U4 यानी एनर्जी स्टोर्ड ऑन द फोर्थ कैपेसिटर इज इक्वल टू 27 जूल्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है हियर कि इट इज इक्वल टू 27 जूल्स, राइट। नाउ व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला? सो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज स्क्वायर, विच इन टर्न इज इक्वल टू हाफ इंटू कैपेसिटेंस, half into charge Q into voltage V, QV, half QV, and which is in turn is equal to half into Q square by C। हमें इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए मल्टीपल इक्वेशंस का जरूरत होगा और तीनों में से किसी एक को भी अपने याद रखा ना तो बाकी दोनों आप डिराइव कर सकते हो। वाई? एक में कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V पुट कर दो, आपका क्या होगा, नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। एक में Q इज इक्वल टू CV के व्हाट इज C इंटू V, इट इज इक्वल टू Q, वो पुट कर दो, आपका दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, राइट। सो दे ऑल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वन अनदर। अगर एक भी आपको याद है तो दूसरा आप अपने आप निकाल सकते हो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C एंड V। ओके, नाउ अगर U4 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू C4 इंटू V4 स्क्वायर। V4 ही तो नहीं पता, वही हमें निकालना भी है। सो इट मीन्स हाफ इंटू C4 इंटू V4 स्क्वायर इज इक्वल टू 27, राइट, जूल्स यूनिट। सो इसका मतलब है V4 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 27 डिवाइडेड बाई C4 वोल्ट्स का स्क्वायर। ना आप बोलोगे सर वोल्ट्स का स्क्वायर क्यों, वोल्ट आएगा ना, नहीं, हम देखो इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमने V4 का स्क्वायर ही रखा है, उस टर्म को हमने रूट ओवर नहीं लिया है, हम डायरेक्ट V4 नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं और हम इसके आगे रूट ओवर लेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा V4 का जरूरत नहीं है, V4 स्क्वायर का ही जरूरत है। क्यों? रीजन देखो, ये तीनों कैपेसिटर जो है C2 C3 और C4 जो है ये किसमें कनेक्टेड है, दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो ये जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज V4 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल इज व्हाट, सेम, पैरेलल में इसीलिए तो कनेक्टेड है क्योंकि इनके क्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है। सो हमें निकालने का जरूरत नहीं है सेपरेटली। अब क्या करेंगे, अब जो ये सिस्टम ऑफ C2 C3 C4 यानी जो कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं उनके क्रॉस जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितना है वो कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी उनके क्रॉस पोटेंशियल मिल चुका है। सो नाउ व्हाट विल बी U2, 3, 4,
ये 2, 3, 4 मतलब टेकन टुगेदर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 2, 3, 4 टेकन टुगेदर। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू V4 लिख सकते हैं। अब आप समझ चुके हो मैं V4 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4, राइट। सो सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो दिस इज स्क्वायर। अब आपको समझ में आया, यहां पे V4 का स्क्वायर हमें फिर से लिखना पड़ेगा, तो अननेसेसरी रूट निकालने का हम टाइम वेस्ट क्यों करें रूट निकाल करके। सो एग्जाम में भी इस तरह से स्मार्टली पता है क्या, 2-3 स्टेप का आगे का सोचो, राइट। मतलब बिल्कुल बेवकूफ के जैसा हर चीज लाइन बाय लाइन कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, 2-3 स्टेप आगे का सोच लो कि करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने कैलकुलेशंस को ऑप्टिमाइज करो, टाइम सेव होगा, राइट। सो नाउ U2, 3, 4 विल बी इक्वल टू हाफ। C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हमारा C2 है 2, 3, C3 है 3 एंड C4 है 6 माइक्रोफराड। सो इट विल बी 2 + 3 + 6 माइक्रोफराड इंटू वोल्टेज का स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है 2 × 27 बाई C4 का वैल्यू पुट कर देंगे, इट इज 6 माइक्रोफराड, यानी कि 6 माइक्रोफराड, राइट। और आप ओके ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ दिस विल बी इन जूल्स। नाउ सी माइक्रोफराड को अगर हम लोग 10⁻⁻6 लिखते तो यहां भी नीचे भी 10⁻⁻6 ही होता है। एक्चुअली में यूनिट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, होना भी था, राइट। सो यहां हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। नाउ सिंपली एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज 2 + 3 is 5 + 6 is equal to 11 into 27 डिवाइडेड बाई 6 जूल्स, राइट। कितना टाइम सेव किया हमने स्मार्टली, 2-3 स्टेप आगे का सोच करके, राइट। सो नाउ इट कैंसिल भी होगा, इट इज 3 से 9 टाइम्स, 3 से दिस इज 2 टाइम्स, नाउ दिस इज 2 से लेट अस से हाउ मच टाइम्स, सो नहीं 11 को अच्छा ठीक है काट देते हैं। नाउ दिस इज 2 5 द 10, 2 5 द 10। नाउ अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 9 5 द 45, 5 4 9 45 49, सो दिस विल बी 49.5 जूल्स, राइट। ये किस में है, व्हेन C2 C3 यानी C2 C3 C4 टेकन टुगेदर इज इक्वल टू 49.5 जूल्स, राइट। अब पता है देखो, अब आप सोचोगे कि सर आपने स्टार्टिंग में जो इतना रामायण महाभारत हमें पढ़ाया कि कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2, इसका क्या जरूरत था। आप ये देखो जो कैपेसिटर C1 है, राइट, फिर से एक बार सर्किट डायग्राम ड्रॉ ही कर देता हूं। अगर ये हमारा C1 है, राइट, सो C2 C3 C4 के क्रॉस तो हमने क्या किया, पोटेंशियल जो ड्रॉप था वो हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट, स्मार्टली, क्योंकि C4 के क्रॉस एनर्जी दिया हुआ था। इसके क्रॉस कैसे कैलकुलेट करें, ऑप्शन नहीं है, वी आर एग्जॉस्टेड आउट ऑफ ऑप्शंस, राइट। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि ये तीनों का चार्ज टेकन टुगेदर Q इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C1, और उसके बाद हम जानते हैं कि देन ऑल्सो U इज इक्वल टू हाफ Q² बाई C, राइट। यानी कि अगर हम सिंपली U1 निकालना चाहते हैं तो हाफ Q² बाई C1, राइट, हम इस तरह से निकाल सकते हैं। यानी अब हमें किसका जरूरत है, Q² का जरूरत है। क्या हमने C2 C3 और C4 के ऊपर जो एनर्जी स्टोर हुआ है उनमें निकाल चुके हैं हम। सो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दिस वन, कि U2 3 4 इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते थे कि हाफ Q2 3 4 टेकन टुगेदर डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट, यानी कि Q इक्विवेलेंट बाई C इक्विवेलेंट, राइट, विच इज इक्वल टू how much, it is given as 49.5 joules, alright। so इस फॉर्मूला से या फिर इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि हाफ Q इक्विवेलेंट बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 49.5 जूल, राइट। यहां से हम लिख सकते हैं कि Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हाउ मच, सो इट इज 2 इंटू C इक्विवेलेंट इंटू 49.5, नाउ जूल्स चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इट इज Q इक्विवेलेंट। इसका हम क्या करेंगे, अच्छा ये Q इक्विवेलेंट का स्क्वायर है,
इट इज क्यू इक्विवेलेंट का स्क्वायर है, राइट. देयर वाज अ मिस्टेक, राइट, करेक्टिंग राइट नाउ. सो दिस इज क्यू स्क्वायर. सो क्यू स्क्वायर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 into C equivalent into 49.5. This will be coulombs का स्क्वायर. ओके, सो हमारा Q इक्विवेलेंट आ गया. यही Q इक्विवेलेंट जो है वो कैपेसिटर C1 पे भी जनरेट होगा. क्यों? क्योंकि C2, C3, C4 टेकन टुगेदर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद C1. देखा, अब वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, राइट. सो नाउ इसका मतलब है कि देन U1 is equal to this Q equivalent, half Q equivalent का स्क्वायर. नाउ यहां पे C equivalent नहीं होगा, it will be equal to C1. So it is 1 by 2. What is Q equivalent square? Now Q equivalent square is 2 into C equivalent. Now it is C equivalent किसका? 2, 3, 4 का, right, into 49.5 divided by यहां पे C जो C1 किसका है? C1 हमारा फर्स्ट कैपेसिटर का C1 कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रोफराड. सो इट इज 1 म्यू एफ. सो इट इज इक्वल टू, अच्छा हाफ से हाफ कैंसिल हो चुका है, दोबारा लिखने का क्या जरूरत है? C इक्विवेलेंट कितना आया था? इट वाज 11 माइक्रोफराड इंटू 49.5 डिवाइडेड बाई 1 माइक्रोफराड. फिर से टाइम सेव किया, यूनिट कैंसल्ड, सेम यूनिट था. सो U1 is equal to 11 times 49.5, जिसको कि मैं लिख सकता हूं 49.5 into 10 plus 1. Why? Because इंटू क्यों करूं उतना लंबा जब मेरे पास दूसरा एल्जेब्रिक फॉर्मूला से निकालने का तरीका पता है. सो इट इज 495 प्लस 49.5, राइट. एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई. सो इट विल बी इक्वल टू 0.5 95 14 1 हो गया यहाँ पे, 9 1 10 1 4 14 फिर 4 1 5 44 जूल जो है एनर्जी किसमें स्टोर्ड है? वो सिर्फ C1 में स्टोर्ड है. सो देयरफॉर टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू U1 प्लस U2, 3, 4. So it will be 544.5 plus 49.5 joules is equal to 5 5 10 0 1 आया, 9 1 10 4 14 4 1 आया, 4 1 4 4 8 plus 1 9 and this is the again 5. राइट, कैलकुलेशन सही है ना? एक बार चेक कर लेना. 5 5 10 0 1 आया, 9 1 10 4 14 4 1 आया, 4 4 8 1 9 एंड 5, या 594 जूल्स हमारा फाइनल आंसर, राइट. सो इस तरह से कॉन्सेप्चुअली अगर आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, राइट. देखो फिर से एक बार रिपीट करके सिखा रहा हूं. क्या करना है? पहला चीज न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले तो जो फाउंडिंग पिलर होता है वो होता है कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे, राइट. उसके बाद जैसे ही सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने 2-3 स्टेप को क्या करो? प्री प्लान करो. अननेसेसरी, पता है, बेवकूफ की तरह सारा कैलकुलेशन करना, फिर किसी पिछले स्टेप में यानी V निकाल चुके हैं फिर V स्क्वायर कर रहे हैं. जरूरत ही क्या था V4 निकालने का, जो कि हमने स्किप किया, राइट. फिर उसके बाद एक जगह हम क्या कर रहे हैं? यूनिट को काट रहे हैं, फिर दूसरी जगह फिर से वापस उसको लिख रहे हैं. क्या जरूरत है? नहीं करना है. सो प्लान करो अपने कैलकुलेशन को. ट्राई टू लुक इनटू योर माइंड कि 2-3 स्टेप आगे तक मैं क्या करने वाला हूं, राइट, या क्या करने वाली हूं, ऑब्वियसली, एंड देन सॉल्व इट. इससे क्या होगा? बहुत टाइम सेव होगा. हाँ, एक चीज और लास्ट में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचेंगे कि सर नॉट एवरीबॉडी इज दैट स्मार्ट इनफ कि वो 2-3 स्टेप का आगे का सोच ले, राइट. सो इट इज व्हाट आई से एज ए टीचर, समटाइम्स द मेहनती पीपल विन द रेस इंस्टेड ऑफ जो ओवर स्मार्ट होने का कोशिश करते हैं. सो समटाइम्स इट इज ओके. अगर आपसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हो, नहीं. इट इज, मैं थोड़ा सा मतलब अनफेयर भी हो गया शायद. सो आई एम सॉरी, राइट, आई एम सॉरी. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, अगर नहीं आपका 2-3 स्टेप अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो नहीं बनाने से और गलत बनाने से बेटर है हर चीज बनाना, ठीक है, कुछ तो मिलेगा. सो दैट इज आई अपोलोजाइज, मतलब मिस्टेक हो गया मेरे से. सो इट इज नॉट बेवकूफी इन ऑल केस.
अगर हम नहीं कर सकते, हम उतना ट्रेंड नहीं। अच्छा देखो, बेवकूफ कोई नहीं होता है, आप जस्ट ट्रेंड नहीं हो, यू आर नॉट ट्रेंड राइट नाउ। मेरा तो काम ही है इस चीज को प्रैक्टिस करना, मैं मैनेजमेंट और फिजिक्स का प्रैक्टिस ही कर रहा हूं, तो मेरे लिए शायद इजी हो गया कहना इट वॉज अनफेयर, राइट, आई एम सॉरी। बट जैसे जैसे आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको भी आ जाएगा, राइट। सो अगर मान लो आपसे 2-3 स्टेप का आगे का आप नहीं, सो इट इज ओके, गलत मत करो तब पूरा करो, इट इज ओके, लेट इट बी। जितना बनाओ सही बनाओ, कंक्रीट बनाओ, बट एक चीज चेंज नहीं होगा अभी भी, पता है क्या? कॉन्सेप्ट कंक्रीट रखो, सॉलिड फाउंडेशन बनाओ अपना, राइट। सो बहुत हो गया भाषण, आगे चलते हैं, राइट। सॉल्यूशन मेरे हिसाब से हम पूरा कर चुके हैं। कितना निकालना था? टोटल एनर्जी स्टोर्ड, हाँ हो चुका, ठीक है। सो सॉल्यूशन हो चुका, ओके गाइस, आई एम सॉरी, राइट। क्योंकि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लिटरली उनको ऐसा लगता है कि वो स्लो है। नहीं, मेरे लिए सबको इक्वल है, राइट। आई कैन नॉट बी अनफेयर, आई एम अ टीचर, आई लव यू एवरी ईच वन ऑफ माई स्टूडेंट, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है। एक बाप के नजर से देखो, कोई बच्चा खराब थोड़ी होता है, राइट। So anyways, next one, right? I got emotional as well. So state Gauss's law in electrostatics using this theorem. So mathematically, that for any point outside the shell, the field due to a uniformly charged thin spherical shell is the same as if the entire charge of the shell is concentrated at the center. Why do you expect the electric field inside the shell to be zero? According to this theorem, draw the field lines when the charge density of the sphere is positive and negative. Okay, so यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट जो है, यानी कि ये पता है गॉसेस लॉ का सिर्फ क्या था, डेफिनेशन था या एक्सप्रेस करना था। तो वीडियो के टाइम में करता तो अननेसेसरी बहुत सारा टाइम जाता। थ्योरेटिकल पार्ट था, मैंने लिख के रख दिया, तो पढ़ के सुना देता हूं, और ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, या फिर इससे बेटर हो सकता है तो उससे बेटर लिखना है, राइट। या फिर जो आपको आता है वो लिखना है, छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना है, कुछ लिखोगे कुछ तो आएगा ना, राइट। सो गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू अ क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू द नेट चार्ज क्यू enclosed by the surface divided by the permittivity of free space epsilon naught, right? So mathematically it is expressed as phi, the electric flux is equal to summation over the surface है, right? यहां पे मुझको लिखना चाहिए था over the surface, right? यानी कि हम पूरे सरफेस, जो हमने सरफेस लिया उसके पूरे सरफेस पे हमने समेशन किया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, यानी कि स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स लिए हमने एरिया के, उनका हमने ds किया, राइट। दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसी में क्या किया? लिमिट डेल्टा s, राइट। डेल्टा s हम क्या करते हैं? स्मॉल स्मॉल लेते हैं। इसमें भी जब हम लिमिट लगाते हैं, यानी कि डेल्टा s को फर्दर हमने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कर दिया, उसमें लिमिट लगा दिया कि डेल s टेंड्स टू 0, और अब उसको जोड़ना है, तो इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है कि E का, राइट, E को हम क्या कर रहे हैं? ओवर द सरफेस, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds ओवर द सरफेस इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो पहले समेशन था वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? वो कन्वर्ट हो चुका है E डॉट ds इंटीग्रल में, लाइन इंटीग्रल। इसको लाइन, ये वाला साइन ना लिखना है, राइट। E डॉट, मेरे एक स्टूडेंट को काट दिया था टीचर ने, उसने नहीं लिखा था, तो सो E डॉट ds जो है दैट इज लाइन इंटीग्रल, यानी कि दिस क्लोज लूप, जिसको हम कंटूर भी बोलते हैं, कंटूर इंटीग्रल, ओके। सो ये है हमारा गॉसेस लॉ, ऐसे लिखा जाता है, ओके। नाउ द सेकेंड पार्ट इज यूजिंग दिस थ्योरम सो मैथमेटिकली दैट फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल इज द सेम एज इफ द एंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द सेल। सो क्या करेंगे? सबसे पहले एक थिन स्फेरिकली चार्ज्ड हम सेल लेंगे। सो एक स्फेरिकली चार्ज्ड हमने सेल ले लिया, राइट। एंड लेट अस से कि शेल का रेडियस जो है, द रेडियस ऑफ दिस शेल, थिन स्फेरिकल चार्ज शेल इज स्मॉल r, ओके। एंड इसका जो चार्ज डेंसिटी है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया is equal to how much? It is equal to sigma, right? So total charge, right? लिख देता हूं, चार्ज बाय एरिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। देयरफॉर टोटल चार्ज
Q इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू टोटल सरफेस एरिया, तो सिग्मा इंटू टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, बिकॉज द स्फीयर का जो एरिया होता है सरफेस एरिया इट इज 4 पाई r स्क्वायर, राइट। सो टोटल चार्ज इस तरह से निकालेंगे और चार्ज डेंसिटी उसका हमने सिग्मा लिया है, विच इज यूनिफॉर्मली, द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस स्फीयर, ओके, राइट। नाउ अब क्या है, बोल रहा है कि एक पॉइंट लो आउटसाइड दिस स्फीयर और शो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे दैट इज एज गुड एज, कि इसको हम मान रहे हैं कि जो टोटल चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कहां पे, इसके सेंटर, इस सेंटर, लेटेस्ट से सेंटर को हम O मान लेते हैं, राइट, O पे, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक पॉइंट लेना है P जो कि इस स्फीयर के बाहर वाले किसी स्पेस में होगा। सो हम क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं, राइट। यहां पे स्पेस कम पड़ गया, ठीक है। अब देखो आप यहां पे ध्यान दो, मैंने इसको रीड्रॉ किया है। सो ये हमारा चार्ज स्फीयर है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा, इसका रेडियस है स्मॉल r और सेंटर है O, राइट। अब लेट अस से किसी पॉइंट P पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सो हम क्या करेंगे, P के अबाउट एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब देखो जो चार्ज पार्टिकल है या फिर चार्ज ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वो एक स्फीयर है। स्फीयर के लिए सबसे अच्छा गॉसियन सरफेस क्या होता है, दैट इज अनदर स्फीयर। क्यों, क्योंकि उस स्फीयर पे कोई भी पॉइंट जो होता है इनर स्फीयर से क्या हो जाता है, आइडेंटिकल डिस्टेंस या फिर आइडेंटिकल सिमेट्री पे होता है, राइट। सो अब लेट अस से कि ये बाहर वाला पॉइंट जो है दैट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर, ठीक है, यानी कि O से इसका डिस्टेंस R है। अब हम इस कैपिटल R को रेडियस मानते हुए क्या करेंगे, एक बड़ा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सो नाउ आई एम रीड्रॉइंग इट, सो आई विल रीड्रॉ इट, ये इतना बड़ा मैंने बना दिया, ओके। अब एक चीज देखो, जो अंदर का, अच्छा ये थोड़ा अनसिमेट्रिकल बना है, प्लीज इग्नोर करना, बट जनरली क्या होगा, दोनों का सेंटर जो होगा ना ये मैच करेगा। सो इफ आई ट्राई टू मैच इट नाउ इट विल लुक वेरी मेसी, बट आपको मानना है कि इनर स्फीयर जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, राइट, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस P पॉइंट पे अज्यूम करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, राइट। डायरेक्शन अब देखो कैसा होगा, देखो ये आउटर जो स्फीयर है वो उसका कोई भी पॉइंट, अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक अगर मेरा ड्रॉ हो गया होता तो इसका कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, राइट, कोई भी पॉइंट आप ले लो, कहीं पे भी इस सरफेस पे कहीं भी एक पॉइंट लो, क्योंकि दोनों स्फीयर का सेंटर क्या है, सेम है, राइट, दे आर कॉन्सेंट्रिक। सो इनर स्फीयर से कोई भी बाहर का एक पॉइंट क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा, राइट। कहीं भी कोई भी दूसरा पॉइंट जो होगा आइडेंटिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा। और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि गॉसियन सरफेस ऐसा लिया जाता है ताकि जो चार्ज जो सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में जो गॉसियन सरफेस के पॉइंट्स हो वो कैसे हो, आइडेंटिकल हो। यानी कि ये P पॉइंट जो है, P पॉइंट पे जैसा फील्ड होगा वैसा ही फील्ड लेटस से ये पॉइंट Q है वहां पे होगा। ये अगर हम मान लो T लेते हैं, T पे भी होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे पॉइंट इंटरनल स्फीयर से कैसे हैं, आइडेंटिकल, राइट, डिस्टेंस पे है। कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो दे आर सिचुएटेड आइडेंटिकली और सिमेट्रिकली विथ रिस्पेक्ट टू द इनर स्फीयर का सरफेस, राइट। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, हेंस all the points on this outer spheres are identical with respect to the inner charge sphere. The magnitude of electric field on the outer sphere is what? Is same. What about direction? Direction will change, but since the inner sphere is positively charged, right, अगर हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लो लिया है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल diverge out from the center outwards, यानी कि that will be radially in the outward direction. Makes sense? यानी कि अब अगर हम इस आउटर स्फीयर पे कोई भी स्मॉल एलिमेंट अगर हम लेते हैं ds
ds वेक्टर। तो ds वेक्टर इज वेयर, उसका हम डायरेक्शन किधर लेते हैं, नाउ दैट इज ऑल्सो रेडियली इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द इनर स्फीयर इट इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों के बीच, दोनों कैसे हो गए, ds एंड e आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के बीच का थीटा कितना है, 0, राइट। तब हम करेंगे कि इस केस में डी फाई, राइट, इज इक्वल टू, राइट, E dot ds, right? Makes sense? From Gauss's law, it means that d phi is equal to E, right? मैग्नीट्यूड लेके हम कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के E मैग्नीट्यूड ds मैग्नीट्यूड cos थीटा के जगह कितना, cos 0, यानी कि d phi is simply it is equal to E ds, right? So d phi is equal to E dot ds, right? यानी कि E into ds सिंपली, क्यों, क्योंकि cos theta is equal to, they are parallel, simply electric field and the area vector are parallel. So what is total phi, total flux is equal to integral of d phi over the surface, right? So it is equal to integration of line integral of E ds, और हमें पता है E is constant, right? And ds किसका, the line integral of the small element area over this outer sphere यानी ultimately it is a sphere, यानी कि हर छोटे छोटे एरिया को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल एरिया मिलेगा। इट इज टोटल फाई फ्लक्स इज इक्वल टू सिंपली E into total area S of outer sphere of R radius, capital R radius. Now it is equal to E into 4 pi capital R square. Why? Because 4 pi R square is the surface area of a sphere. Now applying Gauss's law, right? Gauss's law क्या है, this phi is equal to q by epsilon naught. टोटल चार्ज इनक्लोज जो है आउटर स्फीयर ने कितना चार्ज इनगल्फ या इनक्लोज करके रखा हुआ है, पूरा का पूरा इनर स्फीयर क्या है, आउटर स्फीयर के अंदर दबा हुआ, मतलब घिरा हुआ है, राइट? यानी टोटल इनर स्फीयर का चार्ज आउटर स्फीयर के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। सो इट मींस दैट E into 4 pi R square is equal to sigma into 4 pi small r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, राइट? नाउ व्हाट इज, ओके, अब इसका मतलब E इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर के जाएंगे, राइट? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे, तो इट इज सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। अब एक बात बताओ, what is this sigma into 4 pi r square, what is this, it is equal to q। हमने ऑलरेडी ऊपर में लिख के एक बार दिखा दिया था कि q is equal to this much, यानी कि q is equal to this, right? सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, राइट? हमने क्या किया, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। अब अगर आप अच्छे से देखो, राइट, what is the distance, now I am changing the pen, what is the distance from the center of the inner sphere O to the point P, it is equal to this capital R, this is equal to capital R, isn't it? अगर इसी तरह से हम करते कि यहाँ पे एक पॉइंट, राइट, इस पॉइंट पे एक चार्ज कैपिटल Q है, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे डिफाइन करते, E वाज, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते तो E शुड बी इक्वल टू टोटल चार्ज Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर, राइट? सिंपल कूलम लॉ के एप्लीकेशन से एक पॉइंट चार्ज के जैसा अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को अगर हम पॉइंट चार्ज के जैसा भी अगर ट्रीट करें तो क्या हो रहा है, दोनों सेम आ रहा है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब कि अगर कोई स्फेरिकल सेल को हम कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी दे देते हैं और उस सेल के बाहर कहीं भी किसी पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो
कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इवन फोर्स, राइट। अगर कोई दूसरा हम चार्ज किसी पॉइंट पे लेके आ गए, राइट, एक्सटर्नल, बाहर, तो हम उसको सिंपली क्या कंसीडर कर सकते हैं कि जो शेल पे जो चार्ज है, सिंपली उस सेल का जो सेंटर है उसको क्या करो, ये करो, कॉन्सेंट्रेट कर दो, कैलकुलेट कर दो, राइट। सो दिस वाज सिंपल, राइट। उसके बाद करना क्या था, उसके बाद हमें यहां ये दिखाना है। अच्छा, यहीं से अब सिंपल में अब इसको कर देता हूं। मान लो अब नाउ दिस इज आवर चार्ज स्फीयर, राइट। ये है सेंटर, इसका सेकेंड पार्ट आप सॉल्व कर रहे हो, राइट। बोल रहा है कि जब इंटरनल हम कोई इंटरनल पॉइंट लेते हैं तो ये जीरो क्यों हो जाता है, व्हाई इट बिकम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो, राइट। सो लेट अस से इंटरनल, पहले तो ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वाला, इसका सेंटर ये है O एंड इसका रेडियस है R। ना वो हम क्या करेंगे, लेट अस टेक अ रेडियस ऑफ स्मॉल a, एक हम दूसरा स्फीयर बना रहे हैं यहां पे, राइट। यानी कि हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इस सेंटर से हम एक पॉइंट यहां पे अब ले रहे हैं, लेट अस से दिस पॉइंट को हम बोलते हैं के पॉइंट, जो कि a डिस्टेंस पे यहां पे, राइट, लोकेट किया हुआ है एट a डिस्टेंस, एंड a इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, राइट। अब एक बात बताओ सिंपली, हम क्यों बोलते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है स्फेरिकल सेल के, राइट। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, राइट, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, that phi is equal to E line integration of E dot ds is equal to what? Total charge engulfed or enclosed by the surface divided by epsilon naught, right? अब एक सिंपल सा बात बताओ, ये टोटल चार्ज कहाँ है, टोटल चार्ज है इस बाहर वाले सरफेस पे। ये अंदर का हम पॉइंट अगर K ले रहे हैं, इस इंटरनल पॉइंट K के लिए, राइट, कोई चार्ज ऐसा है जो इंटरनली इसने इंक्लोज करके रखा है? नथिंग, सब तो बाहर है। सो E डॉट ds का लाइन इंटीग्रेशन, कितना भी तुम लाइन इंटीग्रल कर लो, चार्ज ही बाहर कितना है, जीरो, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E डॉट ds इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, राइट। इसका मतलब क्या, ds सरफेस एरिया किसी गॉसियन सरफेस जो हमने अंदर का लिया है कि स्फीयर विथ रेडियस स्मॉल है, वो गॉसियन सरफेस विथ रेडियस स्मॉल है, उसका क्या सरफेस एरिया जीरो हो सकता है? एरिया जीरो तो हो नहीं सकता है अगर उसका रेडियस जीरो नहीं है तो, राइट, विच इज नॉट इन दिस केस, इट इज स्मॉल ए। सो अगर ये एरिया जीरो नहीं हो सकता, इफ एरिया ऑफ दिस इनर स्फीयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब सिंपल क्या जीरो होगा, इट मींस दैट, इट इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू जीरो, सिंपल, राइट। सो इसका मतलब क्योंकि अंदर के जो सेल्स होते हैं वो कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं करते, तो गॉसेस लॉ के हिसाब से क्या हो जाता है, इंटरनल जो इनसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज द पोटेंशियल आल्सो जीरो इनसाइड द स्फेरिकल सेल? आंसर करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आंसर मी, देन आई विल आंसर। अगला था ड्रॉ द फील्ड लाइंस। ओके, ड्रॉ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है कब, जब चार्ज डेंसिटी इज पॉजिटिव। सो अब हम सेंटर O, राइट, लेट अस से दिस इज रेडियस R, स्मॉल r। अब द चार्ज ऑन द स्फीयर इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमारा फील्ड लाइंस कैसा होगा, राइट। फील्ड लाइंस हमारा क्या सेंटर से स्टार्ट होकर के बाहर की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम सेंटर टिल द सरफेस, चार्ज सरफेस यानी कि जो शेल है उसके सरफेस से किसी भी पॉइंट पे टिल द सेंटर, फ्रॉम सेंटर टिल द सरफेस, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ कर देंगे? नहीं कर सकते। सो इस केस में फील्ड लाइंस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड, बट दे विल स्टार्ट फ्रॉम द सरफेस, दे विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सरफेस, चार्ज सरफेस, एंड रेडियली, बिल्कुल रेडियस एकदम मेजर करेंगे और बाहर की तरफ, या फिर अगर नहीं हो रहा है तो डॉट डॉट लाइन देके ऐसे, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी डॉट का मतलब उधर अंदर नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। गलती से ड्रॉ कर दिया ना, काट देगा, जीरो देगा। ओके, नाउ अगला कि अब यही चीज क्या है, नेगेटिव है, द चार्ज इज नाउ नेगेटिव।
सिंपल है, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, सेंटर ड्रॉ कर लेंगे। अब फील्ड लाइंस को लाके मर्ज कराएंगे, ऐसा फील कराएंगे कि अगर वो कंटिन्यू करता तो कहां मर्ज होता, सेंटर पे जाके मर्ज होता। सो सेंटर के अबाउट ले जाएंगे, बट क्रॉस नहीं करना है, इस एरिया के अंदर नहीं जाना है, राइट, नहीं तो फिर काट देगा और क्या करेगा, 0 दे देगा। तो लड्डू एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद अपने मार्क्स को देख के खाना है, आंसर के ऊपर लड्डू नहीं खाना है, सही बनाने हैं और अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना है। ओके, तो गाइज फिर से जंप कर जाओ, अब मेरे हिसाब से हो चुका, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। सो meet you guys in the next video. Till then, take care, keep learning and get back to me in my comment sections. Bye bye, take care.